अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुजारिश ये करनी थी कि जब सर्दियां आ जाएं तो पाला ठंड घुस जाती है, जैसे मर्ज़ी कमरों में आप चले जाएं। और जब गर्मियां हों तो कड़मास और वट और गर्मी और पसीना उससे मफ़र नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें। उसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के कवर देते हैं, आप जो मॉडर्न दौर की सहूलतें हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन वो हर बटन जब आप दबाते हैं हीटर का या एसी का, तो वो बताता है कि ठंड आ गई है। इसी तरह से जब आप में सोशली और सोसाइटी की सतह पे बहुत डेप्थ के साथ मसाइल जगह बना चुके हों और वो अपना बद से बदतर रिज़ल्ट जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक बहुत अच्छी फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस कर रहे हों और वो गली कूचों में वो नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप रिनाउंड तज्ज़ियाकार और बड़े से उसका जाके नाम और जिनका कोई 30-30 साल तजर्बा हो, उनसे जाके फीडबैक लें, तो वहाँ से आपको पता चलता है नहीं, हर जगह बात हो रही होती है। डॉक्टर रफ़ीक संदेलवी, जो पहले खाली रफ़ीक संदेलवी हुआ करते थे, फिर पढ़ते गए, फिर पीएचडी कर ली और उसके बाद वो डॉक्टर बन गए और इस्लामाबाद के कॉलेजों में, जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें लेक्चरर होते थे, फिर प्रोफेसर हुए, फिर बाद में प्रिंसिपल बन गए, अब भी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वहाँ पर। हमारा इनसे तारुफ़ एक ज़माने में अहमद हमेश साहब ने तश्कील नाम से एक सिमाही पर्चा कराची से शुरू किया था और एक इनोवेशन थी और एक ख्वाहिश थी कि कुछ कर गुजरें, तो वो पर्चे बमुश्किल तमाम 2 से 3 ही चल चल सके। उसके बाद उस ज़माने में उसकी 1-2 कापियाँ जो थीं वो मुझे लिख के दी उबैदुल्लाह अलीम साहब जब आते थे, तो कुछ तोहफ़े के तौर पर बुक या इस तरह की, तो उसमें मुझे याद है मुझे वो दी। उसमें भी इनकी रफ़ीक संदिलवी साहब की नज़्म थी। आज़ाद नज़्म के यानी उस फील्ड के ज़्यादा मुस्तनिद नाम हैं और जिस तरह पता नहीं चलता ना कि आप कहें कि आज़ाद नज़्म का मेयारी आज़ाद नज़्म क्या होती है, उसके ऊपर प्रोफेसर हजरात और दीगर जो हैं वो एक लंबी लंबी तनकीदी किताबें जो कुछ हमने भी पढ़ रखी हैं वो लिखने पे आते हैं, वो लिखते चले जाते हैं। लेकिन बाद में वही बात है कि वो चीनी की मिठास, गुड़ की मिठास के ऊपर आप 1500 सफ़े पढ़ जाएं, मगर आप गुड़ की मिठास उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ तोड़ के आपकी ज़ुबान पे ना रख दिया जाए। फिर जब आप उसको वो मुंह में पपोलते हैं और चखते हैं और चूसते हैं और खाते हैं, फिर क्या आपके दांत और क्या आपका तालू और क्या आपकी ज़ुबान और क्या आपके मतलब आगे मुंह के सारे हिस्से वो सब समझते हैं कि अच्छा है उमदा गुड़। इसी तरह आज़ाद नज़्म से मैं तो यही समझाऊँ कि आज़ाद नज़्म के ऊपर लेक्चरबाजी हो सकती है, उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन आज़ाद नज़्म जब तोड़ के थोड़ी सी मुंह पे रखी जाए ज़ुबान पे, फिर पता चलता है कि वो क्या है। वो आज़ाद भी होती है, वो बैक वक्त पाबंद भी होती है और लंबी बहस हो सकती है। आज मुझे एक इनकी अक्सर व बेशतर जब भी आज़ाद नज़्म देखते हैं कमाल ही होता है। तो आज की जो नज़्म है ये कोई 2-3 दिन 4 दिन पुरानी होगी, जो इन्होंने अपनी अपडेट की हुई थी, तो मैंने देखी और फिर रख ली संभाल के कि आपको सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा कि जनाब बात करने पे आए तो एक बेज़रर और धीमे सुर में, धीमे लहजे में बात करने वाले, चुप करके सुबह जाके नौकरी करके शाम को घर आने वाले एक शरीफ नफ्स किस्म के प्रोफेसर, वो भी चाहें मतलब जब पाला आ चुका हो तो उनकी तरफ से भी जब इजहार होता है तो वो सारी कहानी सुना देता है। और जो अब हबीब जालिब होते तो उनका शायद लहजा कुछ और होता, लेकिन बात यही होनी थी। और इसी तरह से वो जो टीवी पे जिनके वन लाइनर ले उड़ते हैं लोग, वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं नज़्म सुना दूं फिर उसके बाद
इसको क्लोज भी करना है कि अब ये बात कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा। लिखते हैं, अजीब माफोक सिलसिला था, अजीब माफोक सिलसिला था, शजर जड़ों के बगैर ही उग रहे थे। मैं एक दफ़ा नज़्म पढ़ जाता हूँ, फिर शायद मुझे दूसरी दफ़ा इसके मिसरे पढ़ के आपके साथ बात करनी पड़े। अजीब माफोक सिलसिला था, शजर जड़ों के बगैर ही उग रहे थे खैमे, बगैर चोबों के और तनाबों के आसरे के ज़मीं पे इस्तादा हो रहे थे। चिराग लौ के बगैर ही जल रहे थे, कूजे बगैर मिट्टी के चाक पर ढल रहे थे। दरिया बगैर पानी के बह रहे थे, सभी दुआएं गिरफ्ता पा थीं, रुकी हुई चीज़ें काफिला थीं। पहाड़ बारिश के एक कतरे से घुल रहे थे, बगैर चाबी के कुफल अज खुद ही खुल रहे थे। नडर प्यादा थे और बुज़दिल असील घोड़ों पे बैठकर जंग लड़ रहे थे। गुनाहगारों ने सर से पा तक बदन को बुर्राक चादरों से ढका हुआ था, वली की नंगी कमर छुपाने को कोई कपड़ा नहीं बचा था। अजीब माफोक सिलसिला था। जनाब ये देखें, रफ़ीक संदेलवी साहब ने पता नहीं ऐसा मास्टरपीस पढ़ के ये ख्याल आता है कि अच्छा ये चीज़ें, चौधरी साहब को मैंने एक दफ़ा एक नज़्म सुनाई तो चुप करके सुनते रहे। मैंने कहा शायद पसंद नहीं आ रही। थोड़ी देर के बाद कहते हैं उत्तों लग के फिर सारी पढ़ दे। यानी वो बगैर वो मकर्रर कह के भी उसका जायका ख़राब नहीं करना चाहते थे। मैंने वो फिर सुना दी, लेटे हुए थे तो फिर कहते एक बार फिर पढ़ दे। मैं फिर सुना दिया, ज़ाहिर इम्तिसाल अम्र के तौर पर। फिर वो उठ के बैठे और कहा कि ये जी चंगी नज़म होंदी है ना, ये आप बंदा लिख नहीं सकता, बस लब जाती है किते ना किते। तो बस ऐसे ही होता है कि जब मास्टरपीस किसी भी चीज़ का या कोई बहुत ख़ास बात जो है वो कह दी जाती है, वो आप घड़ने पे आए तो वो घड़ नहीं सकते उसको। इसके मिसरे जो मैंने पढ़े हैं ये फ़न्नी रियाजत से घड़े नहीं जा सकते थे, इसलिए एटलीस्ट मैं यही फील करता हूँ। अब मैं एक दफ़ा फिर इसको पढ़ रहा हूँ कि ये लिखा तो अदब है, लेकिन समाजी उथल पथल और रोज़मर्रा की जो आपके ऊपर एक जज्बे की और कैफियत की और तरक्की की और एस्पायरेशंस की डेथ नेल साउंड हुई है हमारी सोसाइटी में। और अब उस घुटन में हैव्स और नॉट हैव्स के दरमियान जो खलीज है वो इतनी तवील हो गई है कि नॉट हैव्स का मारा हुआ पत्थर भी हैव्स तक नहीं पहुंच रहा। उनकी दीवारें इतनी उठा दी गई हैं और वो फासला इतना डेवलप हो गया है कि अब उनकी गाली और उनका पत्थर भी नहीं पहुंच रहा, अलबत्ता हैव्स की तरफ चूंकि गोली है वो पहुंच जाती है। तो इस सारे में इन्होंने जो लिखा है, अजीब माफोक सिलसिला था, शजर जड़ों के बगैर ही उग रहे थे। यानी अब जितने आपके वहां एक्टिविज्म हो रहा है उसकी जड़ और बुनियाद कोई नहीं है, बस एक खुदरो किस्म का है, झाड़ियों वाला समा। झाड़ियों को एक तरफ से आग लगाएंगे, दूसरे सिरे तक वो सारी सड़ी लो अगले दिन। मगर जंगलों को जिनकी 10-10 फुट और 4-4 और 6-6 फुट गहरे जिनकी जड़ें हों, उन पेड़ों से इस तरह नबरदाजमा होना बदतरीन आंधियों के लिए भी मुश्किल होता है। मैं तशरीह में पढ़ गया हूँ इसलिए कि मेरी तशरीह अदबी नहीं है, ये इस वक्त समाजी और सियासी तशरीह है, क्योंकि ये साफ तौर पर वो बता रही है नज़म। खैमे बगैर चोबों के और तनाबों के आसरे के ज़मीन पे इस्तादा हो रहे थे। सिस्टम उसके अंदर की जो तनाबें और चोबे हैं जिनके ऊपर खड़ा होना है उस खैमे ने, उसके बगैर ज़मीन पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। चिराग लौ के बगैर ही जल रहे थे, रोशनी नहीं है उसमें, कोई हीट नहीं है, वो लौ नहीं है जो मुसलसल सर धुनती हुई मौजूद रहती है महफिल में। लौ से याद आया
कि शम्मा पे शेरों में सुनाया था किसी ने कि एक ने कहा कि शम्मा ने आग धरी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। तो दूसरे ने आगे से जो शेर पेश किया वो ये था कि रात भर शम्मा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तमास किया। तो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म, उसकी हीट कोई नहीं है, उसमें बत्ती नहीं है, उसमें दीवा तेल नहीं है, उसका जितना सिस्टम है चिराग का वो भी कोई नहीं है, और उसके जो नताइज हैं वो भी नहीं है। नाम चिराग रखा हुआ है, वो अलादीन का तो हो सकता है। चिराग लौ के बगैर ही जल रहे थे, कूजे बगैर मिट्टी के चाक पर ढल रहे थे। ये जो आप ज़ोंबीज की आज इस्तिलाह सुनते हैं ना, ये वो कूजे हैं। मिट्टी से उठा ढला हुआ, चाक पे से उतरा हुआ, मिट्टी और गिल का हिसाब रखने वाला और कुम्हार की उंगलियों के लम्स के प्रोसेस से गुजरा हुआ बनाने वाले और सोसाइटी को जो तामीर करते हैं, उनकी जगह जगह फीलिंग्स को अपने साथ लेके जो चाक से उतरता है कूजा, उसकी तो बात ही और होती है। वो ज़ोंबी नहीं होते। ये कहते हैं कूजे बगैर मिट्टी के चाक पर ढल रहे थे, दरिया बगैर पानी के बह रहे थे। यही हो रहा है। सैलाबी कोई नहीं है, सैलाबी है। रेलें हैं मगर उनके नतीजे में इरिगेशन कोई नहीं है। कैलकुलेटेड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, टाइमली मैनेजमेंट, वो कख नहीं है। दरिया बगैर पानी के बह रहे थे, सभी दुआएं गिरफ्ता पा थी। अच्छा, दुआ जो है वो उठती है ना जब कबूलियत के लिए ऊपर जाती है, उसके पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं दुआ के। क्यों? कि दुआएं जैसी मर्जी ऐसे ऐसे हाथ उठा के पे करें, लेकिन अगर आप बिलफेल बहसीयत कौम उसके मुतसादिम रवैये को अपना रहे हैं, और आपके रवैये और आपका हर वक्त का जो बिहेवियर है वो खुदा परस्ती ही के ऊपर दलालत नहीं करता। खुदा रसीदगी तो बहुत बाद की बात है। खुदा आपको मिल जाए और अल्लाह आपकी सोसाइटी और आपके दिलों में जागुज़ी हो जाए, वो तो बहुत बाद की बात है। अब खुदा को मानने और परस्तिश, खुदा परस्त ही नहीं है। वसाइल परस्त हैं, बुत परस्त हैं और लीडर परस्त हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ परस्त हैं, नहीं है तो सिर्फ खुदा परस्त नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी की जो दुआएं होती हैं, उनके पाँव को, उस दुआ के पैरों को जंजीरें पड़ी होती हैं। सभी दुआएं गिरफ्ता पा थीं, रुकी हुई चीजें काफिला थीं। पूरी सोसाइटी, पूरा मुल्क स्टैग्नेंट पूल की जगह पे ऐसे स्टैंड स्टिल पे खड़ा है और काफिला कहलाता है। पहाड़ बारिश के एक कतरे से घुल रहे थे। पहाड़ों के ऊपर तो कहते हैं ना कि तूफान गुजर जाए, तूफान नूह में भी पहाड़ की चोटियों पे पनाह ढूंढी जाती थी, लेकिन जो एक कतरा बारिश का नहीं सह सके, पहाड़ क्या थे वो। शेर फिर इसमें एक उबैदुल अलीम का याद आ गया कि शिकस्ता नाव हो और लोग भी शिकस्ता हों तो एक लहर भी गर्दाब के बराबर है। अगर हों कच्चे घिरौंदों में आदमी आबाद तो एक लहर भी, एक बूंद भी सैलाब के बराबर है। तो जनाब, ये पहाड़ बारिश के एक कतरे से घुल रहे थे, बगैर चाबी के कुफल अज खुद ही खुल रहे थे, नडर प्यादा थे। जो बेखौफ हैं वो पैदल हैं। बड़ी इसकी अजीब एनालॉजी है कि आपका जो सबसे पावरफुल आदमी है वो सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ उसी के पास है। उसकी कार भी बुलेट प्रूफ है, जहां उसने आके तकरीर करनी है वो जगह भी, उसकी अंदर आगे शीशा भी बुलेट प्रूफ है, उसको कैबन भी बुलेट प्रूफ लगा के दे दिया जाता है। जिस रास्ते से उसने गुजरना है उसके ऊपर भी बमों की चेकिंग हो रही है, और वो सबसे पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान के। और जो उन्हीं बमों को, उन्हीं गलियों गली कूचों, उन्हीं जो लाल कुर्ती के इलाकों, सदर शदर, जहां मर्जी, मतलब मरीड़ चौक, वहां पे कुचले जा रहे हैं,
वो प्यादे निडर हैं। वो निडर होने के अलावा उनका बुज़दिल होना जिंदगी करने के लिए मुमकिन ही नहीं है। वो बुज़दिल हो जाए, कहाँ जाए? घरों दुध लैन जाना, सौदा लैन जाए, उस पे किराने पे जाए, बच्चे को स्कूल से लेने जाए, कख नहीं है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वो जो प्यादा है, निडर प्यादा थे और बुज़दिल असील घोड़ों पे बैठकर जंग लड़ रहे थे। शेर सुनिए, यहाँ पे पंजाबी में कहा मुन्नू भाई ने, लोकी कराते मोर्चे ला के करन हफाजत फौजां दी। लोकी कराते मोर्चे ला के करन हफाजत फौजां दी, गुरदियां उत्ते बन सराणे मलम लवांदे सोजां दी, सेंसर ला के करन नुमाइश अपने सारे कोजां दी, पर अजय क़यामत नहीं आई, पर अजय क़यामत नहीं आई। ये है निडर प्यादा थे और बुज़दिल असील घोड़ों पे बैठकर जंग लड़ रहे थे। गुनाहगारों ने सर से पा तक बदन को बुर्राक चादर से ढका हुआ था, चादरों से ढका हुआ था। चिट्टे टकट लश पश करते कपड़े इनके, उस पे सिलवट नहीं है, बटन अपनी अपनी जगह पे बंद हैं। जब ये कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, एक लुटी पिटी कौम के काफला सालार, भूखी नंगी कौम के लोग, दुनिया के बड़ी बड़ी मुल्कों के रेड कारपेटेड जब वहां पे वो जा रहे हैं, उनकी तो जनाब सलाई के धागे आप टांके गिन सकते हैं। बदन को गुनाहगारों ने सर से पा तक बदन को बुर्राक चादरों से ढका हुआ था। वली की नंगी कमर छुपाने को कोई कपड़ा नहीं बचा था। अजीब माफोक सिलसिला था। ये है जनाब सूरत हाल। इस सूरत हाल में अब ये कॉलेज के एक प्रिंसिपल हैं, मतलब अपनी अगली तनख्वाह का इंतजार करने वाले शरीफ आदमी, और उस तनख्वाह में पूरी भी कहाँ पड़नी, ऊपर से शायरी का शौक। शौक क्या मतलब, शायरी उनके यहाँ उनको वदीयत की गई है। इस तरह जिनको वदीयत ना की गई हो वो इस तरह की नज्म नहीं लिख सकते। वो भी यही बोल रहे हैं। और पुराना बिजनेसमैन जिसने पाकिस्तान को अडॉप्ट करके उसने कहा कि मैंने उधर ही रहना है, पैकेजेस लिमिटेड बनाया, उसके अब तक ज़ाहिर मालिक हैं, सैयद बाबर अली की बात कर रहा हूँ। लम्स यूनिवर्सिटी बना दी, कामयाब करके दिखा दी, 98 ईयर्स ओल्ड हो गए, उधर ही बैठे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा जो है वो पहाड़ कैसे बारिश के कतरे से पिघल रहा है। पूरा जो उन्होंने दुगना पाकिस्तान देखा था, आधे में बैठे हुए हैं, और वो आधा जो है उसकी चौथाई अब उनके हाथों, उनके सामने रिस रही है, मतलब रेत मुट्ठी से फिसल रही है। और वो और दो इकोनॉमिस्ट, आतिफ मियाँ और आसिम, वो बैठे हुए आ अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। इस पे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस हो रही थी। उसके बाद चंद दिन भी नहीं गुजरे तो एक दूसरा इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान से, नदीमुल हक, महबूबुल हक की विरासत को लेके आगे चलने वाला, उसने जाके आतिफ मियाँ को कहा कि आज जी फिर बैठ जाओ। बातें जो हुई वो अंग्रेजी में ही हो रही थी, पर मैंने ये सोचा कि वो तो सारे वो जो बैन थे वो तो कच्चे घरौंदों वाले लोगों के डाले जा रहे थे। वहां बात तो सारी पिसे हुए तबकात की हो रही थी, और वहां पर जो पॉलिसी दर पॉलिसी खिलवाड़ करने वाले और सौदे करने वाले हैं आमद और नास के मफाद के, उनके ऊपर पहले टेक्निकल, फिर एकेडमिक, और फिर खुल के, बकौल आतिफ मियाँ के, वो कहते हैं मैंने फिर अब स्पेड स्पेड कहना शुरू कर दिया। तो वो जो स्पेड स्पेड था वो मैंने फिर आप लोगों की खातिर सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना। अब मैंने ये सोचा है कि जिस तरह मैंने ये नज्म आपको लिटरेचर से उठा के आपकी डे टू डे बदहाली के साथ मैच करके, क्रॉस मैच करके दिखाई है, अब मैंने आगे, ध्यान रखिएगा, किस्तवार तो नहीं, मतलब तरतीब वाइज, वो जो सैयद बाबर अली
98 साल सैयद बाबर अली और 48 साल आतिफ मियाँ, या थोड़ा बहुत होगा, मतलब उसके उनके आधी एज ग्रुप के। और उसके बाद पब्लिक बैठी है, वो कहती है हमें दसो, सानू दसो उनकी करिए। वो जो अंग्रेजी की बातें हैं ना, वो अब मेरा ख्याल है कि अब मैं आपको उर्दू और पंजाबी में सुनाऊंगा। बातें यही हैं और कुछ नहीं है। और एक आखिर पे ये गुजारिश कर दूं कि मैं आज ही ये सोच रहा था कि अच्छा ये बातें ना हो तो फिर क्या है, मैं आपसे ना करूं, आतिफ मियाँ सैयद बाबर अली से ना करें, वो दोनों तीनों मिलके पब्लिक को वो जो ट्विटर स्पेस पे आके शुरू हो जाते हैं वो ना करें, कोई भी किसी से बात ना करे। तो बात यह है कि वो जो मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम में बात की थी ना कि तुम मर नहीं गए हो, उठो गुफ्तगू करो, ये हमारी जिंदगी की दलील है, हमें बात करनी है। और हमारे सामने एक तो आप ऑडियंस हैं जो उतने ही बेअसर और नॉन एंटिटी हैं जितने हम खुद बात करने वाले, लेकिन एक तीसरा आदमी भी हमें मुसलसल सुन रहा है, वो साहिब इख्तियार है, वो पॉलिसी डिज़ाइन करता है और वो इस ज़माने में पाकिस्तान में बिल्कुल गधा है। उसे भी नहीं पता कि वो अपने इख्तियार और इक़्तिदार की पीक पे बैठ के, पीक उसको नज़र आ रही है, नीचे से जो पूरा का पूरा पहाड़ खाया जा चुका है ये उसको नज़र नहीं आ रहा। वो हमारी गोद में तो नहीं गिरेगा, लेकिन वो जहाँ गिरेगा वो खाई होगी और हम बहरहाल उसके बाद कहीं, इसकी मिसाल बाद में दूंगा अगले प्रोग्राम में कि कुएं में खड़े हुए आदमी और सतह ज़मीन पर खड़े हुए आदमी में क्या फ़र्क होता है। अगर याद रह गया तो बात अगले प्रोग्राम की यहीं से शुरू करेंगे। और अब कुछ अर्सा आपको ये गैर दिलचस्प चीज़ें सुननी पड़ेंगी, आप सुनते रहिए, आपको अच्छी लगें तो फाबिहा, ना अच्छी लगें तो अब हम एक टांग पे खड़े होके नाच नाच के आपको कॉमेडी करके सुना नहीं सकते जो जिसकी बहुत रेटिंग है। मैंने देखा कि वो आतिफ मियाँ की जो गुफ्तगू थी, मैंने क्या कहा, वो कोई इंडिया से साहब थे, वो कहते हैं कि वो उस वक्त ही उसने कमेंट कर दिया जब वो लाइव आ रहा था कि 4000 आदमी है और दुनिया का बेस्ट इकोनॉमिस्ट बात कर रहा है और 4 के लोग हैं जो देख रहे हैं, और उसमें से भी वो कहता है कि हम जैसे इंडिया वाले ज़्यादा हैं, पाकिस्तान वालों को तो वो भी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि इस गुफ्तगू के लिए ऑडियंस शर्त नहीं है, दर्द दिल की बात है और संजीदा और दूर तक देखने वाली नज़र की बात है। आप उस दूरमार नज़र का विजन और उसका शौक़ रखते हैं, उस नज़ारे का, चलते रहिएगा साथ साथ। नहीं चल सकते तो हमसे तो यही कुछ होगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।